इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों मैंने कल 100 सवाल को डिस्कस कर चुके थे। आज हम करने वाले हैं 101 प्रश्नों को। ठीक है, 101 प्रश्न से स्टार्टिंग करेंगे हम। टोटल 100 प्रश्नों को, आज भी 100 प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आप लोग लाइव जुड़ जाइए। ठीक है, जल्दी से जल्दी लाइव आइए और शेयर कीजिए जरूर। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। तो आज का सबसे पहला सवाल है दोस्तों 101 नंबर सवाल। ठीक है, सवाल है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। याद रखिए कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है, ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ये स्थित है असम में। याद रखिएगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ स्थित है? असम में। असम की राजधानी क्या है दोस्तों? दिसपुर। अगर हम बात करते हैं कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। आपको ध्यान देना है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखिएगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गेंडे। ठीक है, याद रखिएगा कि एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। कौन दोस्तों? गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखिएगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। आपको ध्यान देना है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहां स्थित है? असम में स्थित है। ठीक है, आपको ध्यान देना है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? असम में, जो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 102 नंबर सवाल है कि उड़ीसा में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक है, सबसे पहले जान देखिए उड़ीसा का राजधानी क्या है दोस्तों? याद रखिएगा कि उड़ीसा का राजधानी होता है भुवनेश्वर। याद रखिएगा भुवनेश्वर जो है, भुवनेश्वर ये उड़ीसा की राजधानी। अगर हम बात करते हैं कि भुवनेश्वर में एक मंदिर है जिसका नाम है लिंगराज मंदिर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंगराज मंदिर कहाँ है दोस्तों? लिंगराज मंदिर ये दोस्तों भुवनेश्वर में। आपको ध्यान रखना है। याद रखिएगा कि उड़ीसा राजधानी भुवनेश्वर है और भुवनेश्वर में एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम है लिंगराज मंदिर, जो अक्सर एग्जाम में सवाल पूछता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि उड़ीसा का स्थापना कब हुआ था, याद रखिएगा कि उड़ीसा को जो स्थापना हुआ था ये 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। याद रखिएगा 1 अप्रैल 1936 को, 1936 को हुआ था। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा का स्थापना हुआ था। 1 अप्रैल को क्या मनाया जाता है दोस्तों? तो उड़ीसा में 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? उत्कल दिवस मनाया जाता है। आपको याद रखना है उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है उड़ीसा में। अगर हम बात करते हैं कि उड़ीसा में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो सबसे पहले याद रखिएगा सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है भीतरकनिका नेशनल पार्क। भीतरकनिका, ठीक है, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। याद रखिएगा भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, कौन कौन सा है? भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। याद रखिएगा कि सिमलीपाल, ठीक है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, याद रखिएगा कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद क्या है दोस्तों? भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। ये सब कहां स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सवाल लगी उड़ीसा में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, उड़ीसा का स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1936 को। उड़ीसा का पुराना नाम क्या है दोस्तों? तो उड़ीसा का जो पुराना नाम है वो कलिंग है। आपको ध्यान रखना है कि उड़ीसा का पुराना नाम क्या है? कलिंग। ठीक है, कलिंग जो है ये उड़ीसा का पुराना नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कोणार्क मंदिर जो उड़ीसा में स्थित है, यह भी आपको ध्यान रखना है कि कोणार्क मंदिर कहां है दोस्तों? कोणार्क मंदिर। ठीक है, कोणार्क मंदिर जो है ये, कोणार्क मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। आपको याद रखना है कि ब्लैक पैगोडा। ठीक है, ब्लैक पैगोडा यानी कि ब्लैक पैगोडा के नाम से किसे जाना जाता है? कोणार्क मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चिल्का झील जो भारत का सबसे बड़े खारे पानी का झील, चिल्का झील, ये भी कहां स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। याद रखिएगा कि सबसे बड़े खारे पानी का झील। ठीक है, याद रखिएगा कि सबसे बड़े खारे पानी का झील, खारे पानी का झील कौन है दोस्तों? खारे पानी का जो झील है वो है दोस्तों चिल्का झील। ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा झील है? चिल्का झील। ये भी कहां स्थित है? ये भी स्थित है दोस्तों उड़ीसा में। ठीक है, याद रखिएगा कि सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध जो महानदी पर स्थित है, ये भी उड़ीसा में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो सवाल क्या था कि उड़ीसा में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 103 नंबर सवाल। 103 नंबर सवाल है कि बोडो और डोगरी भाषा कहां बोली जाती है। सवाल क्या है दोस्तों कि बोडो और डोगरी जो भाषा है ये कहां बोली जाती है? बोडो भाषा बोली जाती है दोस्तों असम में। आपको ध्यान रखना है कि असम में जो है ये बोडो भाषा बोली जाती है और डोगरी जो भाषा है ये जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। कहां बोली जाती है? जम्मू कश्मीर। ठीक है, याद रखिएगा कि डोगरी भाषा कहां बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में। आपको पता है कि जम्मू कश्मीर क्या है दोस्तों? जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। बोडो भाषा असम में बोली जाती है और डोगरी जो भाषा है ये कहां बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 104 नंबर सवाल की मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों यकृत। याद रखिएगा यकृत जो है जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीवर।
लीवर यानी कि यकृत जो है ये मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये आपको ध्यान रखना है कि मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत जो है ये मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 105 नंबर सवाल। 105 नंबर सवाल है दोस्तों कि सुशासन दिवस कब मनाया जाता है। याद रखिएगा कि सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर को। याद रखिएगा कि 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। 25 दिसंबर को किसके जन्म दिवस पर, याद रखिएगा किसके जन्म दिवस पर, तो अटल बिहारी वाजपेयी। याद रखिएगा कि अटल बिहारी वाजपेयी, याद रखिएगा अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर, वाजपेयी, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है, सुशासन दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कि सुशासन दिवस को मनाया जाता है 25 दिसंबर को, किसके जन्म दिवस पर, तो अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 106 नंबर सवाल कि पराक्रम दिवस, याद रखिएगा कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों पराक्रम दिवस जो है ये 23 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस पर, तो सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, याद रखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस, याद रखिएगा दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करते हैं कि सुभाष चंद्र बोस तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगर हम बात करते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कब हुआ था, ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था ये कब हुआ था दोस्तों, इनका जन्म 1897 में हुआ था। कब हुआ था, इनका जो जन्म हुआ था 1897 में हुआ था। कहां हुआ था, किस राज्य में हुआ था, तो ये ओडिशा में हुआ था। कहां हुआ था दोस्तों, ओडिशा में। ओडिशा के कहां, ओडिशा में के कटक में हुआ था, आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि सुभाष चंद्र बोस यानी कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, 23 जनवरी को मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस पर, तो सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस पर, यानी कि 23 जनवरी 1897 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था, इसीलिए 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कब हुआ था, ये 1897 में हुआ था। कहां हुआ था, तो ओडिशा में हुआ था। ओडिशा के कहां हुआ था, कटक में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। तो सुभाष चंद्र बोस जी का नारा क्या है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, 107 नंबर सवाल। 107 नंबर सवाल है कि ब्राजील की राजधानी क्या है दोस्तों। तो ब्राजील की जो राजधानी है वो ब्राजीलिया, याद रखिएगा कि ब्राजीलिया। ठीक है, ब्राजीलिया जो है ये ब्राजील की राजधानी, आपको ध्यान रखना है। जैसे कि अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट राजधानी देख लीजिएगा, जैसे कि कनाडा। अगर हम बात करते हैं कनाडा हो गया, ठीक है, कनाडा हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, चिली, जैसे चिली एक देश है। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या लिख सकते हैं, यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन। अगर हम बात करते हैं जैसे कि अमेरिका, ठीक है, जैसे कनाडा की राजधानी क्या हो जाएगा दोस्तों, ओटावा लिख सकते हैं, ओटावा जो कनाडा की राजधानी है। चिली की राजधानी क्या हो जाएगा, सैंटियागो, सैंटियागो। ठीक है, सैंटियागो जो ये किसकी राजधानी है, चिली की राजधानी। यूक्रेन की राजधानी क्या हो जाएगा, कीव जो है ये यूक्रेन की राजधानी है। उसी तरह से क्या है दोस्तों कि ब्राजील की जो राजधानी वो ब्राजीलिया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं अगला सवाल 108 नंबर सवाल। 108 नंबर सवाल है दोस्तों कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा लॉर्ड रिपन को। ठीक है, लॉर्ड रिपन को याद रखिएगा दोस्तों कि लॉर्ड रिपन, ठीक है, लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड रिपन, ठीक है, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है कि लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं कि दशकीय आधार पर जनगणना कब से स्टार्ट हुआ था, याद रखिएगा कि दशकीय आधार पर जनगणना, ठीक है, दशकीय आधार पर जनगणना कब से शुरू हुआ था दोस्तों, दशकीय आधार पर जनगणना जो शुरू हुआ था ये कब हुआ था, जनगणना जो शुरू हुआ था दोस्तों ये कब हुआ था, ये हुआ था दशकीय आधार पर जनगणना शुरू हुआ था 1881 में हुआ था। किसके समय में हुआ था, ये लॉर्ड रिपन के समय में होता। अगर हम बात करते हैं कि जनगणना मेन रूप से कब से शुरू किया गया था, 1872 में शुरू किया गया था। किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में शुरू किया गया था जनगणना। ठीक है, किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। अगर हम बात करते हैं कि दशकीय आधार पर जनगणना जो शुरू किया गया था ये किसके शासनकाल में शुरू किया गया था, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। दशकीय आधार पर जनगणना कब शुरू किया गया था, 1881 ईस्वी को। ठीक है, तो सवाल है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। ये आपको ध्यान रखना है कि लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल 109 नंबर सवाल है कि सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है। सवाल क्या है दोस्तों कि सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है, तो लॉर्ड विलियम बेटिंग और राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा कि राजा राम मोहन राय, ठीक है, राजा राम मोहन राय, ठीक है, याद रखिएगा राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेटिंग। ठीक है, लॉर्ड विलियम, याद रखिएगा लॉर्ड विलियम बैटिंग। ठीक है, लॉर्ड विलियम बैटिंग के द्वारा, यानी कि दोनों के सहयोग से
सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेटिंग के सहयोग से सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। कब समाप्त कर दिया गया था? तो 1829 में समाप्त कर दिया गया था। कब समाप्त कर दिया गया था? 1829 में। अच्छा, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था अकबर द्वितीय। किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने। आपको ध्यान रखना है कि अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, ब्राह्मण समाज का स्थापना किसने किया था? ब्राह्मण समाज को जो स्थापना किया था, ये किसने किया था दोस्तों? तो ब्राह्मण समाज के जो संस्थापक थे ये राजा राम मोहन राय ब्राह्मण समाज के संस्थापक थे। यानी कि ब्राह्मण समाज का स्थापना कब हुआ था? 1828 में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है कि 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्राह्मण समाज की स्थापना किए थे। कब किए थे? 1828 में, ठीक है। सवाल है कि सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? तो सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय जाता है राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेटिंग के दोनों के सहयोग से सती प्रथा को अंत कर दिया गया था। कब कर दिया गया था? 1829 ईस्वी को, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने दिया था, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने ब्राह्मण समाज की स्थापना किए थे। कब किए थे? 1828 में किए थे। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 110 नंबर सवाल है कि स्वराज पार्टी का स्थापना किसने की थी? याद रखिएगा कि स्वराज पार्टी का स्थापना किसने किया था? तो स्वराज पार्टी का स्थापना किया था मोतीलाल नेहरू, यानी कि मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास, ठीक है। याद रखिएगा चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने, याद रखिएगा चित्तरंजन दास, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, ठीक है, मोतीलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने मिलकर किसका स्थापना किए थे? तो स्वराज पार्टी का स्थापना कब किए थे? स्थापना किए थे, याद रखिएगा 1923 में, ठीक है। 1923 में, ठीक है। मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने मिलकर स्वराज पार्टी का स्थापना कब किए थे? 1923 में। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर 1923 में किसका स्थापना किए थे? तो स्वराज पार्टी का स्थापना किए थे। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल 111 नंबर सवाल है कि मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था? सवाल क्या है दोस्तों कि मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था? याद रखिएगा कि 1906 में, ठीक है। 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। किसने किया था स्थापना? यानी कि संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक थे आगा खां। याद रखिएगा कि आगा खां जो थे दोस्तों, आगा खां, ठीक है, आगा खां जो थे, आगा खां ये संस्थापक थे किसका? मुस्लिम लीग का। मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था? 1906 में स्थापना हुआ था। संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो आगा खां जो थे संस्थापक थे किसका? मुस्लिम लीग का। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 112 नंबर सवाल कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? याद रखिएगा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जो गए थे, ये गए थे 1893 में। कब गए थे? 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। लौटे कब थे? तो 9 जनवरी 1915 को। याद रखिएगा जो लौटे थे ये 9 जनवरी 1915 को वापस लौटे थे। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसीलिए 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है 9 जनवरी को? भारतीय प्रवासी दिवस, ठीक है। आपको याद रखना है कि भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस जो मनाया जाता है ये 9 जनवरी को मनाया जाता है, भारतीय प्रवासी दिवस, ठीक है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 में गए थे। कब वापस आए थे? 9 जनवरी 1915 को, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। और 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है 113 नंबर सवाल। 113 नंबर सवाल है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। याद रखिएगा कि 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। याद रखिएगा कि 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आपको ध्यान रखना कहां हुआ था दोस्तों? तो अमृतसर में हुआ था। याद रखिएगा कि अमृतसर में हुआ था। ये कहां पड़ता है? अमृतसर पंजाब में पड़ता है, यहाँ पे, ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो हंटर आयोग का गठन किया गया था। आपको याद रखना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? हंटर आयोग का गठन किया गया था। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड में हजारों लोग मारे गए थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल डायर ने दिया था। ये आपको ध्यान रखना है, तो ठीक है। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि ब्राह्मण समाज, ठीक है, ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन थे? हम आपको अभी बताए हैं कि ब्राह्मण समाज के संस्थापक थे ये राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय, ठीक है। याद रखिएगा राजा राम मोहन राय के द्वारा किसका स्थापना किया गया था? ब्राह्मण समाज का स्थापना किया गया था। स्थापना कब हुआ था दोस्तों? यह स्थापना हुआ था 1828 में। याद रखिएगा कि 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्राह्मण समाज की स्थापना किए थे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिए थे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल 115 नंबर सवाल। 115 नंबर सवाल है कि संवाद कौमुदी
और मिरातुल अखबार किसने प्रकाशित किए थे? याद रखिएगा कि राजा राम मोहन राय। याद रखिएगा कि जो संवाद कौमुदी और जो मिरातुल अखबार है ये किसने प्रकाशित किया था? तो राजा राम मोहन राय ने प्रकाशित किया था। ये आपको ध्यान रखना है, राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने किसका प्रकाशित किए थे? तो संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार को प्रकाशित किए थे राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, याद रखिएगा ये आपको किसने किया था? राजा राम मोहन राय। चलिए अगला सवाल देखते हैं 116 नंबर कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था? याद रखिएगा कि सत्य शोधक। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि ज्योतिबा फुले, ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना किया था। ठीक है, अच्छा प्रार्थना समाज का स्थापना किसने किया था? आपको ध्यान रखना है कि प्रार्थना समाज का स्थापना किसने किया था? प्रार्थना समाज का जो स्थापना किया था आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, याद रखिएगा कि आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग जो थे ये किसका स्थापना किए थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है दोस्तों? आत्माराम पांडुरंग जो है ये प्रार्थना समाज के संस्थापक है। अगर हम बात करते हैं कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किए थे? तो ज्योतिबा फुले। याद रखिएगा ज्योतिबा फुले। ठीक है, ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना किए थे। अच्छा, गुलामगिरी किसकी पुस्तक है? याद रखिएगा गुलामगिरी जो है ये ज्योतिबा फुले की पुस्तक है, गुलामगिरी। याद रखिएगा गुलामगिरी किसकी पुस्तक है दोस्तों? ये ज्योतिबा फुले की है गुलामगिरी पुस्तक। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था? ज्योतिबा फुले ने किया था। गुलामगिरी किसकी पुस्तक है? तो ये ज्योतिबा फुले की पुस्तक है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल 117 नंबर सवाल कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? आपको बताया था कि प्रार्थना समाज की जो स्थापना किए थे ये आत्माराम पांडुरंग ने किए थे। किसने किए थे? आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, याद रखिएगा आत्माराम पांडुरंग ने किसका स्थापना किए थे? तो प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे आत्माराम पांडुरंग। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 118 नंबर सवाल है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किए थे? याद रखिएगा दयानंद सरस्वती। अगर हम बात करते हैं कि 1875 में, याद रखिएगा कि 1875 में दयानंद सरस्वती ने, याद रखिएगा कि दयानंद सरस्वती ने, दयानंद सरस्वती, ठीक है, दयानंद सरस्वती ने किसका स्थापना किए थे? तो आर्य समाज की स्थापना किए थे। कब किए थे? 1875 ईस्वी को। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में किया था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 119 नंबर सवाल कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। याद रखिएगा कि दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। दयानंद सरस्वती। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने, दयानंद सरस्वती, ठीक है, याद रखिएगा दयानंद सरस्वती। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। याद रखिएगा दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। अगला सवाल 120 नंबर सवाल कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? याद रखिएगा कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के 1924 के बेलगांव अधिवेशन, याद रखिएगा कि बेलगांव अधिवेशन, ठीक है, याद रखिएगा कि बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था दोस्तों? बेलगांव अधिवेशन। अगर हम बात करते हैं कि बेलगांव अधिवेशन जो हुआ था ये 1924 में हुआ था। कब हुआ था? 1924 में हुआ था। ये बेलगांव अधिवेशन कहां हुआ था दोस्तों? ये कर्नाटक में हुआ था। कहां हुआ था? आपको याद रखना है, कर्नाटक में हुआ था। अगर हम बात करते हैं, सवाल है कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? तो बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। बेलगांव अधिवेशन कहां पड़ता है? कहां हुआ था? कर्नाटक में हुआ था। कब हुआ था? 1924 में हुआ था। मात्र एक बार ही अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे महात्मा गांधी ने। कब किए थे? तो 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 121 नंबर सवाल। 121 नंबर सवाल है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? बताया था कि अकबर द्वितीय। ठीक है, याद रखिएगा कि अकबर द्वितीय, ठीक है, अकबर द्वितीय ने, ठीक है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था। और राजा राम मोहन राय ने ब्राह्मण समाज का स्थापना किए थे। आपको ध्यान रखना है कि ब्राह्मण समाज का स्थापना कब हुआ था? 1828 में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। और सती प्रथा को अंत भी किसने किया था? सती प्रथा, ठीक है, याद रखिएगा कि सती प्रथा को अंत किसने किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक और राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा को 1829 में, याद रखिएगा कि 1829 में सती प्रथा को अंत कर दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सवाल था कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने दिया था। और ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन ने 1828 में किए थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 122 नंबर कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसका कथन है? याद रखिएगा कि बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, याद रखिएगा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसका कथन है दोस्तों? तो बाल गंगाधर तिलक का कथन है। बाल गंगाधर तिलक, याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक।
स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसका कथन है? बाल गंगाधर तिलक का कथन है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 123 नंबर सवाल। 123 नंबर है कि केसरी और मराठा, यह दोनों किसकी पत्रिका है? याद रखिएगा कि बाल गंगाधर तिलक की पत्रिका है केसरी और मराठा। याद रखिएगा केसरी और जो मराठा है ये दोनों किसकी पत्रिका है? तो ये बाल गंगाधर तिलक की पत्रिका किसकी है? बाल गंगाधर तिलक। याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक की पत्रिका है। बाल गंगाधर तिलक की कौन सी पत्रिका है दोस्तों? तो ये है केसरी और मराठा जो है ये बाल गंगाधर तिलक की पत्रिका है। ठीक है, जन्म सिद्ध अधिकार है और स्वराज में जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा, किसका कथन है? ये बाल गंगाधर तिलक की कथन है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 124 नंबर सवाल है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के किस आयोग का गठन किया गया था? सवाल है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? सबसे पहले जानते हैं कि 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है, कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। कहां हुआ था? अमृतसर के पंजाब में हुआ था, इसमें हजारों लोग मारे गए थे। याद रखिए कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सा आयोग का गठन किया गया था? हंटर आयोग। याद रखिएगा हंटर आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल डायर ने दिया था, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, जनरल डायर को गोली किसने मारा था? उधम सिंह ने लंदन में जाकर 1940 में। याद रखिएगा उधम सिंह ने 1940 में लंदन जाकर जनरल डायर को गोली मारा था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? हंटर आयोग का गठन किया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 125 नंबर सवाल। 125 नंबर सवाल है कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? याद रखिएगा कि सीमांत गांधी, ठीक है, सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान, याद रखिएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। आपको ध्यान रखना है कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 126 नंबर कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? याद रखिएगा 5 मार्च 1931 को। याद रखिएगा कि 5 मार्च 1931 को। ठीक है, 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ था, जो कब हुआ था? 5 मार्च 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता। ठीक है, कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 127 नंबर सवाल है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931। यह भी आपको याद रखना है कि 23 मार्च, ठीक है, 23 मार्च 1931 को। याद रखिएगा कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 में दिया गया था। चलिए अगला सवाल लेते हैं, 128 नंबर कि जन गण मन के रचयिता कौन है? याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर। याद रखिए दोस्तों कि रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, याद रखिएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर जो है ये जन गण मन के रचयिता है। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, यह भी आपको ध्यान रखना है। और जन गण मन के जो रचयिता है ये कौन है दोस्तों? ये है रविंद्रनाथ टैगोर। अगर हम बात करते हैं कि वंदे मातरम, ठीक है, किसके रचयिता है? यह बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम के रचयिता कौन है दोस्तों? बंकिम चंद्र चटर्जी जो है ये वंदे मातरम के रचयिता है। और जन गण मन के जो रचयिता है ये रविंद्रनाथ टैगोर है। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1913 में दिया गया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 129 नंबर सवाल है कि चौरा चौरी घटना कब हुआ था? याद रखिएगा 5 फरवरी 1922 को। ठीक है, 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हुआ था, ये आपको याद रखना है। कितने लोग मारे गए थे? 22 लोग मारे गए थे। आपको ध्यान रखना है कि गोरखपुर में हुआ था। ये घटना कहां हुआ था दोस्तों? गोरखपुर में हुआ था। याद रखिएगा कि गोरखपुर में घटना हुई थी। गोरखपुर कहां पड़ता है? यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, जिसमें कितने लोग मारे गए थे? करीब 22 लोग मारे गए थे। ठीक है, चौरा चौरी घटना कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। ठीक है, इसमें कहां हुआ था? गोरखपुर में हुआ था। गोरखपुर कहां पड़ता है? यूपी में पड़ता है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 130 नंबर सवाल। 130 नंबर सवाल है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? याद रखिएगा साइमन कमीशन जो भारत आया था ये 1927 में बनकर तैयार हो गया था साइमन कमीशन। और ये जो भारत आया था दोस्तों कब आया था? ये भारत आया था 1928 में आया था। याद रखिएगा कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, 131 नंबर सवाल। 131 नंबर सवाल है कि ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? याद रखिएगा कि ध्वनि की जो तीव्रता है दोस्तों ये डेसिबल में मापी जाती है। किसमें मापी जाती है? डेसिबल। ठीक है, याद रखिएगा कि ध्वनि की जो तीव्रता है ये किसमें मापी जाती है? डेसिबल में मापी जाती है। डेसिबल में मापी जाती है ध्वनि की तीव्रता। ठीक है,
डेसिबल में मापी जाती है ध्वनि की तीव्रता। अगर हम बात करते हैं कि ध्वनि तीव्रता किसमें मापी जाती है, डेसिबल में। अगला 132 नंबर कि मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है, सेरीकल्चर। याद रखिएगा मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है दोस्तों, सेरीकल्चर जो है, सेरीकल्चर ये क्या कहलाता है, मधुमक्खी पालन कहलाता है सेरीकल्चर, याद रखिएगा। ठीक है, केचुआ पालन वर्मी कल्चर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है। अगला सवाल देखते हैं 133 नंबर सवाल कि गाड़ी में पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा कि गाड़ी में पीछे को देखने के लिए, ठीक है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आपको ध्यान रखना है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो गाड़ी में पीछे के देखने के लिए। अगर आप बात करते हैं कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा कि अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने के लिए। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो सवाल है कि गाड़ी में पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का, और दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला है 134 नंबर की कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है। याद रखिएगा कि कोणार्क मंदिर जो है ये उड़ीसा में स्थित है। कहां स्थित है दोस्तों, उड़ीसा में स्थित है कोणार्क मंदिर। अगर हम बात करते हैं कि कोणार्क मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, ठीक है, लिंगराज मंदिर, ये आपको ध्यान रखना है कि जगन्नाथ मंदिर। ठीक है, याद रखिएगा जगन्नाथ, ठीक है, जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर जो है, जगन्नाथ मंदिर ये कहां स्थित है, ये भी उड़ीसा में स्थित है। अगर हम बात करते हैं कोणार्क मंदिर हो गया, फिर लिंगराज मंदिर, ठीक है, लिंगराज मंदिर, ठीक है, लिंगराज मंदिर जो है ये भी कहां स्थित है, ये भी उड़ीसा में स्थित है। ये जो दोनों मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर, लिंगराज मंदिर, कोणार्क मंदिर। कोणार्क मंदिर को क्या कहा जाता है, तो कोणार्क मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। आपको याद रखना है कि ब्लैक पैगोडा, ठीक है, ब्लैक पैगोडा किसे कहा जाता है, कोणार्क मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। उड़ीसा का राजधानी क्या है दोस्तों, भुवनेश्वर। उड़ीसा का स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। 1 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, उत्कल दिवस मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, ये सब कहां स्थित है, ये उड़ीसा में स्थित है। भारत का सबसे बड़े खारे पानी का झील चिल्का झील, ये भी उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं कि वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक उड़ीसा के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। उड़ीसा का पुराना नाम क्या है, तो कलिंग जो है ये उड़ीसा का पुराना नाम है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 135 नंबर सवाल। 135 नंबर सवाल है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। याद रखिएगा 10 दिसंबर को। ठीक है, 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर को, ठीक है, याद रखिएगा 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करते हैं कि 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है दोस्तों, तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को। अगर हम बात करते हैं कि 4 दिसंबर को, ठीक है, 4 दिसंबर, फिर 5 दिसंबर हो गया। याद रखिएगा कि 4 दिसंबर को याद रखिएगा नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। ठीक है, नौसेना दिवस, याद रखिएगा कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 4 दिसंबर को। अगर हम बात करते हैं 5 दिसंबर को मृदा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, मृदा दिवस 5 दिसंबर को। ठीक है, उसके बाद 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस। अगर हम बात करते हैं कि 25 दिसंबर को बताए थे सुशासन दिवस, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं 136 नंबर सवाल कि उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है। सवाल क्या है दोस्तों कि उज्जैन जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है। याद रखिएगा उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी किनारे स्थित है। याद रखिएगा उज्जैन जो है ये क्षिप्रा नदी किनारे स्थित है। ठीक है, क्षिप्रा नदी, ठीक है, उज्जैन जो है किस नदी किनारे स्थित है दोस्तों, क्षिप्रा नदी किनारे स्थित है उज्जैन, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 137 नंबर सवाल। 137 नंबर सवाल है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है। याद रखिएगा पंचतंत्र के जो लेखक है ये दोस्तों विष्णु शर्मा। याद रखिएगा विष्णु शर्मा। ठीक है, विष्णु शर्मा जो दोस्तों ये पंचतंत्र के लेखक है। छित जल पावक गगन समीरा, याद रखिएगा छित जल पावक जो गगन समीर है क्या है दोस्तों, ये पंचतंत्र के लेखक कौन है, विष्णु शर्मा जो है ये पंचतंत्र के लेखक है। अगर हम बात करते हैं कि पुराणों की संख्या कितनी होती है, तो पुराणों की जो संख्या है दोस्तों ये 18 होती है। कितनी होती है, पुराणों की जो संख्या होती है 18 होती है। अगर हम बात करते हैं वेद कितने होते हैं, तो वेद होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा वेद कितने होते हैं, 4 होते हैं। अगर हम बात करें वेदांत कितने होते हैं, तो वेदांत कितने होते हैं दोस्तों, वेदांत होते हैं 6, याद रखिएगा। ठीक है, वेद 4, वेदांत कितने होते हैं 6 होते हैं। अगर पुराणों की संख्या की बात करते हैं, पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 पुराण है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने 139 नंबर सवाल कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में किया गया है। सबसे पहले जानते हैं कि गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है ये किस वेद में किया गया है, ये ऋग वेद में किया गया। किस वेद में किया गया है,
ऋग्वेद में किया गया दोस्तों गायत्री मंत्र का उल्लेख। तो गायत्री ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं। कितने मंडल होते हैं? 10 मंडल होते हैं। और कितने सूत्र होते हैं? तो 1028 जो है ये सूत्र होते हैं। कितने होते हैं? 1028 सूत्र होता है। तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, याद रखिएगा, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसका उल्लेख किया गया है? तीसरे मंडल में जो है ये गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। किस मंत्र का? गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है तीसरे मंडल में। ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। आपको ध्यान रखना है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया दोस्तों। किसमें? गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। अगर हम बात करते हैं ऋग्वेद के 9वें मंडल में, ठीक है, 9वें मंडल में किसका उल्लेख किया गया है? तो 9वें मंडल में सोम का उल्लेख किया गया। याद रखिएगा, ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम का उल्लेख किया गया। ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ठीक है, याद रखिएगा, ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख किया गया है? 4 वर्ण का उल्लेख किया गया है। 4 वर्ण का उल्लेख किया है, जैसे कि शूद्र, ठीक है, याद रखिएगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये सब किसमें उल्लेख किया गया? 10वें मंडल में उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो सबसे पुराना वेद कौन सा दोस्तों? ऋग्वेद। वेद कितने होते हैं? वेद होते हैं 4। कौन कौन सा? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थववेद। ठीक है, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे नया वेद अर्थववेद। याद रखिएगा कि जादू टोना का जो उल्लेख है ये अर्थववेद में किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, 140 नंबर सवाल, कि वेदांत की संख्या कितनी है? हम आपको बताएं कि वेदांत कितने होते हैं? वेदांत की संख्या जो है 6 है। ठीक है, वेदांत कितने होते हैं दोस्तों? 6 होते हैं वेदांत। पुराणों की संख्या कितनी होती है? 18 होती है पुराणों की संख्या। आपको याद रखना, वेद कितने होते हैं? वेद 4 होते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 141 नंबर सवाल, कि लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो स्वेज नहर। ये आपको ध्यान रखना है कि स्वेज नहर जो है, स्वेज नहर, ठीक है, स्वेज नहर क्या करती है दोस्तों? स्वेज नहर ये लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। आपको ध्यान रखना है कि लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन जोड़ती है? कौन सी नहर जोड़ती है? तो ये स्वेज नहर जोड़ती है। अगला है 142 नंबर सवाल, कि रामायण और महाभारत की रचयिता कौन है? तो रामायण की जो रचयिता है दोस्तों, आपको याद रखना है, वाल्मीकि जो है ये रामायण की रचयिता है। याद रखिएगा, वाल्मीकि। ठीक है, वाल्मीकि क्या है दोस्तों? ये रामायण की रचयिता है। अगर हम बात करते हैं महाभारत की रचयिता कौन है दोस्तों? तो वेद व्यास। याद रखिएगा, वेद व्यास जो है ये महाभारत की रचयिता है, वेद व्यास, और वाल्मीकि रामायण की रचयिता है। आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, 143 नंबर सवाल। 143 नंबर सवाल के वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? तो याद रखिएगा, राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर। याद रखिएगा दोस्तों कि राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर, ठीक है, राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर जो है, विश्वनाथ आलेकर ये वर्तमान में बिहार के राज्यपाल है। याद रखिएगा, ठीक है। इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे बिहार के राज्यपाल फागू चौहान। अभी कौन बन गए हैं? राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर, जो ये वर्तमान में बिहार के राज्यपाल है। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार। अगर हम बात करते हैं कि बिहार का स्थापना कब हुआ था, याद रखिएगा 22 मार्च 1912 को। ठीक है, 22 मार्च 1912 को बिहार का स्थापना हुआ था। इसीलिए 22 मार्च को बिहार दिवस और 22 मार्च को भी जल दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा कि 22 मार्च को 2 दिवस मनाया जाता है। कौन कौन सा? एक तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया ही जाता है, ठीक है, याद रखिएगा कि बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। एक और दिवस मनाया जाता है जल दिवस। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जल दिवस और बिहार दिवस दोनों मनाया जाता है 22 मार्च को। याद रखिएगा कि बिहार का स्थापना कब हुआ था? 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग होकर बना था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर, जो वर्तमान में बिहार के राज्यपाल है। अगला 144 नंबर की वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? तो वर्तमान में जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो कौन है दोस्तों? ये द्रौपदी मुर्मू। याद रखिएगा कि द्रौपदी मुर्मू जो है ये वर्तमान में, मुर्मू क्या है दोस्तों? ये वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति है। अगर हम बात करते हैं कि भारत के राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक होते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है, भारत के राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। द्रौपदी मुर्मू कहाँ के रहने वाले दोस्तों? ये ओडिशा के रहने वाली है। ओडिशा के कौन सा जिला? तो ओडिशा के मयूरभंज से रहने वाले। कहाँ के? मयूरभंज। याद रखिएगा कि ओडिशा के मयूरभंज से रहने वाली है कौन दोस्तों? ये रहने वाले द्रौपदी मुर्मू। अगर हम बात करते हैं कि द्रौपदी मुर्मू जो दोस्तों ये आदिवासी महिला, कौन सी कैसी महिला है? ये आदिवासी महिला है। अगर हम बात करते हैं कि आदिवासी महिला कौन है दोस्तों? द्रौपदी मुर्मू जो ये आदिवासी महिला है। अगर हम बात करते हैं कि द्रौपदी मुर्मू इससे पहले कहाँ की राज्यपाल थी दोस्तों? तो इससे पहले द्रौपदी मुर्मू जो है ये झारखंड की राज्यपाल थी। कहाँ की राज्यपाल थी? झारखंड की राज्यपाल थी द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, जो उड़ीसा के रहने वाली है। उड़ीसा के किस जिले से? तो मयूरभंज जिला से। याद रखिएगा, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू आदिवासी महिला है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 145 नंबर सवाल। 145 नंबर सवाल है
कि दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई थी। याद रखिएगा दांडी यात्रा की जो शुरुआत हुई दोस्तों ये 12 मार्च, याद रखिएगा 12 मार्च, ठीक है 12 मार्च 1930 में शुरू किया गया था दांडी यात्रा। ये कहा कब तक चला था, याद रखिएगा 6 अप्रैल 1930 तक, याद रखिएगा 6 अप्रैल 1930 तक चला था, ठीक है। यानी नमक कानून का विरोध किया गया था, कितने दिन चला था, 24 दिन तक चला था। कितने दिन तक चला था दोस्तों, 24 दिन तक चला था। यानी कि दांडी यात्रा नमक कानून का विरोध किया गया था दोस्तों। किसके द्वारा किया गया था दांडी यात्रा, ये महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, महात्मा गांधी, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। अगर हम बात करते हैं कि कितना किलोमीटर चलकर, यानी कि याद रखिएगा 378 किलोमीटर चलकर इस कानून का विरोध किया गया था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि कितने लोगों के साथ, तो 78 अनुयायियों के साथ, यानी कि 78 लोगों के साथ मिलकर दांडी यात्रा शुरू किया गया था। कहां से शुरू किया गया था, तो साबरमती आश्रम, याद रखिएगा गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा प्रारंभ किया गया था। कब से प्रारंभ किया गया था, 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया गया था। समाप्त कब हुआ था, 6 अप्रैल 1930 तक। कितने दिन तक चला था, 24 दिन तक चला था। याद रखिएगा किसके द्वारा किया गया था, महात्मा गांधी को। कितना किलोमीटर चलकर, तो 378 किलोमीटर। कितना अनुयायी के साथ, तो 78 अनुयायी के साथ, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं 146 नंबर, कि भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी किसके शासनकाल में चलाई गई थी। याद रखिएगा कि भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी जो चलाई गई थी, ये चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 को। याद रखिएगा कि 16 अप्रैल 1853 को, ठीक है, याद रखिएगा 16 अप्रैल 1853 को रेलगाड़ी चलाई गई थी। कहां से कहां तक, याद रखिएगा मुंबई से थाने के बीच। कितना किलोमीटर, तो 34 किलोमीटर। कितना किलोमीटर दोस्तों, 34 किलोमीटर। ये आपको ध्यान में रखना है। किसके शासनकाल में चलाई गई थी दोस्तों, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। याद रखिएगा कि लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था रेलगाड़ी। कहां से कहां तक, मुंबई से थाने के बीच। कब चलाया गया था, 16 अप्रैल 1853 को। कितना किलोमीटर, 34 किलोमीटर। तो भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी किसके शासनकाल में चलाई गई थी, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। कितना किलोमीटर, 34 किलोमीटर। कहां से कहां तक, मुंबई से थाने के बीच। कितना कहां, कब, 16 अप्रैल 1853 को। चलिए अगला सवाल देखते हैं 147 नंबर सवाल। 147 नंबर सवाल है कि किस वायसराय के समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। याद रखिएगा किस वायसराय के समय, तो लॉर्ड डफरिन के वायसराय। याद रखिएगा लॉर्ड डफरिन के समय, याद रखिएगा लॉर्ड डफरिन के समय, ठीक है, लॉर्ड डफरिन के समय कांग्रेस का स्थापना किया गया था। अगर हम बात करें कि कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, कांग्रेस का स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। याद रखिएगा कि 28 दिसंबर 1885 को, ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का स्थापना हुआ था। किसने किया था, तो ए ओ होम ने किया था। याद रखिएगा कि ए ओ होम ने कांग्रेस का स्थापना किया था। कब किया था, 28 दिसंबर 1885 को किया था। ये आपको ध्यान में रखना है। किस वायसराय के समय, तो लॉर्ड डफरिन के वायसराय के समय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। कब हुआ था, 28 दिसंबर 1885 को। किसने किया था, ए ओ होम ने किया था कांग्रेस की स्थापना। चलिए अगला सवाल देखते हैं, असहयोग आंदोलन कब हुआ था। तो असहयोग आंदोलन हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा 1920 में शुरू हुआ था, ठीक है। ये समाप्त कब हुआ था, 1922 में समाप्त हुआ था। इसको समाप्त क्यों किया गया था, चौरा चौरी घटना जो हुआ था 5 फरवरी 1922 को, जिसमें करीब 22 लोग मारे गए थे, जिसकी वजह से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को जो शुरू किया था 1920 में, इसको 1922 में समाप्त कर दिया था, ठीक है। किस घटना के बाद, तो चौरा चौरी घटना के बाद 1922 में असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 149 नंबर सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। याद रखिएगा कि 9 अगस्त 1942 को। याद रखिएगा दोस्तों कि 9 अगस्त 1942 को क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था, तो लॉर्ड लिन लिथगो के शासनकाल में। याद रखिएगा कि लॉर्ड लिन लिथगो, ठीक है, याद रखिएगा लॉर्ड लिन लिथगो के शासनकाल में क्या हुआ था दोस्तों, लॉर्ड लिन लिथगो के शासनकाल में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। कब हुआ था, 9 अगस्त 1942 को। और इस किसने किया था दोस्तों, महात्मा गांधी ने किए थे। किसने किया था, महात्मा गांधी। अगर हम बात करते हैं कि महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही कौन सा नारा दिए थे, तो करो और मरो का नारा दिया था। याद रखिएगा करो और मरो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिए थे। किस आंदोलन के दौरान, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो और मरो का नारा दिए थे, ठीक है। अगर सवाल पूछेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड लिन लिथगो जो थे, ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 150 नंबर सवाल, कि कोयला कितने प्रकार का होता है। कोयला 4 प्रकार का होता है दोस्तों, याद रखिएगा कोयला जो है 4 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है एंथ्रासाइट, याद रखिएगा एंथ्रासाइट, ठीक है, एंथ्रासाइट सबसे पहला कोयला होता है, ठीक है। उसके बाद होता है बिटुमिन्स। अगर हम बात करते हैं कि बिटुमिन्स, ठीक है, बिटुमिन्स जो है
बिटुमिन्स, ठीक है, बिटुमिन्स याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं तीसरा क्या हो जाएगा, एंथ्रासाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट, ठीक है, लिग्नाइट, ठीक है दोस्तों, लिग्नाइट। उसके बाद चौथा क्या हो जाएगा, पीट कोयला, सबसे घटिया कोयला पीट कोयला को माना जाता है, याद रखिएगा, पीट कोयला सबसे घटिया कोयला है। कितना प्रकार का होता है, 4 प्रकार का, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट कोयला। हम लोग जो कोयला यूज करते हैं वो बिटुमिनस होता है दोस्तों। कौन सा होता है, बिटुमिनस। तो कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट कोयला। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 151 नंबर सवाल। 151 नंबर सवाल है दोस्तों कि हेमाटाइट तथा बॉक्साइट किसका अयस्क है। याद रखिएगा कि हेमाटाइट जो है दोस्तों ये लोहा का अयस्क है, याद रखिएगा, हेमाटाइट किसका अयस्क है, लोहा का। लोहा का संकेत क्या होता है, Fe होता है। इसका परमाणु संख्या जो होता है 26 होता है। कितना होता है, 26, ठीक है। बॉक्साइट किसका अयस्क दोस्तों, बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क, किसका है, एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम का अयस्क है दोस्तों बॉक्साइट। आपको याद रखना है एल्युमिनियम का संकेत क्या होता है, Al होता है। इसका परमाणु जो संख्या होती है ये 13 होता है। कितना होता है, 13, ठीक है। तो हेमाटाइट लोहा का अयस्क है और बॉक्साइट जो है ये एल्युमिनियम का अयस्क है, बॉक्साइट, ठीक है। चलिए अगला सवाल 152 नंबर कि एकमात्र ऐसी धातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। याद रखिएगा कि एकमात्र ऐसी धातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, याद रखिएगा पारा, ठीक है। पारा जो है एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। पारा का संकेत क्या होता है दोस्तों, पारा का जो संकेत होता है Hg होता है। इसका जो परमाणु संख्या होती है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 80 होता है। कितना होता है दोस्तों, 80। यही से सवाल अगर बदल देगा कि एकमात्र ऐसी धातु की जगह अगर अधातु कर दे, धातु की जगह अगर अधातु कर दे, ठीक है, याद रखिएगा, धातु की जगह अगर अधातु कर दे, सवाल पूछेगा कि एकमात्र ऐसी अधातु जो कमरे के तापमान में द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ब्रोमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। याद रखिएगा कि एकमात्र ऐसी अधातु है जो कमरे के तापमान में द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। याद रखिएगा, ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमीन हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर। ब्रोमीन का संकेत क्या होता है, Br, ठीक है। तो एकमात्र ऐसी धातु तो पारा हो जाएगा और एकमात्र ऐसी अधातु तो ब्रोमीन हो जाएगा। एकमात्र ऐसी धातु जो कमरे के तापमान में द्रव अवस्था में पाई जाती है, ब्रोमीन। एकमात्र ऐसी धातु जो कमरे के तापमान में द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो ये हो जाएगा पारा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 153 नंबर सवाल। 153 नंबर सवाल है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो एसिटिक अम्ल, याद रखिएगा कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि लाल चींटी, ठीक है, लाल चींटी हो गया, सेब हो गया, टमाटर हो गया, ठीक है, उसके बाद दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा, लैक्टिक अम्ल, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा, ऑक्जेलिक, ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मैलिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों, कौन सा अम्ल, मैलिक अम्ल पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं कि लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो साइट्रिक एसिड, लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। याद रखिएगा कि लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल। अगर हम बात करते हैं कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है, आपको ध्यान रखना है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में, ठीक है, एसिटिक अम्ल सिरका में, लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल, ठीक है, मैलिक, याद रखिएगा, मैलिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल और दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 155 नंबर सवाल कि लाफिंग गैस रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो याद रखिएगा, लाफिंग गैस का जो रासायनिक सूत्र होता है ये N2O होता है। क्या होता है, N2O, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड, याद रखिएगा, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये किसका है, ये है दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड, किसका है दोस्तों, तो लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड। अगर हम बात करते हैं आंसू गैस, आंसू गैस, ठीक है, आंसू गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, आंसू गैस का जो रासायनिक सूत्र होता है CCl3NO2 होता है। क्या होता है, CCl3NO2 होता है। क्या होता है दोस्तों, CCl3NO2, ये आंसू गैस का रासायनिक सूत्र होता है। अगर हम बात करते हैं कि लाफिंग गैस का N2O, जिसको हम बोलते हैं क्या, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 156 नंबर कि सोना का शुद्धतम रूप कितने कैरेट का होता है। याद रखिएगा कि सोना का जो शुद्धतम रूप होता है ये 24 कैरेट का होता है। कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है सोना का शुद्धतम रूप। अगर हम बात करते हैं कि सोना का संकेत क्या होता है, सोना का संकेत Au होता है। क्या होता है, Au, और इसका जो परमाणु संख्या होती है कितनी होती है, 79 होता है। याद रखिएगा कि सोना का शुद्धतम रूप कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है। सोना का संकेत क्या होता है, Au होता है, और सोना का जो रासायनिक सूत्र होता है ये 79 होता है, ठीक है।
अगला सवाल देखेंगे 157 नंबर सवाल कि मोहिनीअट्टम और कथकली ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अगर हम बात करते हैं कि कथकली जो है ये केरल का है दोस्तों, याद रखिएगा केरल का कथकली है, ये आपको ध्यान रखना है। और मोहिनीअट्टम भी केरल का ही है, यानी कि मोहिनीअट्टम और कथकली जो है ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। अगर हम बात करते हैं केरल की राजधानी क्या है दोस्तों, तिरुवनंतपुरम, ठीक है। इडुक्की परियोजना, इडुक्की बांध जो है ये पेरियार नदी पर जो केरल में स्थित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला है दोस्तों 158 नंबर ये फिजी तथा इथोपिया, ठीक है, की राजधानी क्या है। सवाल क्या है दोस्तों, ये फिजी तथा इथोपिया की राजधानी है। फिजी की राजधानी क्या है दोस्तों, सुबा, याद रखिएगा सुबा जो है ये फिजी की राजधानी है। और इथोपिया की जो राजधानी है ये अदीस अबाबा है। क्या है, अदीस अबाबा, याद रखिएगा अदीस अबाबा जो है ये किसकी राजधानी है, अदीस अबाबा इथोपिया की राजधानी है। और सुबा जो है ये फिजी की राजधानी है सुबा। अदीस अबाबा किसकी राजधानी है, इथोपिया की राजधानी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 159 नंबर सवाल कि संविधान संशोधन का उल्लेख किस अनुच्छेद में, याद रखिएगा 368, ठीक, याद रखिएगा अनुच्छेद 368, याद रखिए दोस्तों अनुच्छेद 368 में उल्लेख किया गया किसका, तो संविधान संशोधन का जो उल्लेख है ये 368 में किया गया है। आपको ध्यान रखना है कि संविधान संशोधन का जो उल्लेख है किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 368 में है, ठीक है। याद रखिएगा 160 नंबर सवाल है कि 1857 की क्रांति, याद रखिएगा दोस्तों कि 1857 की क्रांति, याद रखिएगा कि 1857 का सैनिक विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था, तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। याद रखिएगा कि लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में क्या हुआ था दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1857 का सैनिक विद्रोह हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा कि 1857 के सैनिक विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था, तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था। अगला है 161 नंबर है कि बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है। याद रखिएगा बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है दोस्तों गैनीमेड। याद रखिएगा कि गैनीमेड जो है, गैनीमेड यह बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। अगर हम बात करते हैं कि टोटल ग्रह कितने हैं दोस्तों, टोटल 8 ग्रह है। अगर हम बात सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रह दोस्तों बृहस्पति। बृहस्पति जो दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह है, ये आपको ध्यान रखना है, सबसे बड़ा ग्रह, ठीक है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा दोस्तों, सबसे बड़ा ग्रह ये है दोस्तों बृहस्पति। अगर हम बात करते हैं कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा दोस्तों, ये हो जाएगा बुध। बुध जो है ये सबसे छोटा ग्रह है। अगर हम बात करेंगे कि बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह क्या हो जाएगा गैनीमेड, और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह क्या हो जाएगा दोस्तों, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह हो जाता है टाइटन। याद रखिएगा टाइटन जो है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। अगर हम बात करेंगे कि दो ऐसे ग्रह का नाम बताइए जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र, बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं, बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। आपको ध्यान रखना है शुक्र और बुध जो है दो ऐसे ग्रह हैं जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। शुक्र को ग्रह ग्रह या याद रखिएगा भोर का तारा, सांझ का तारा या फिर पृथ्वी की बहन कहा जाता है शुक्र ग्रह को, ठीक है। बुध जो है ये सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। बुध जो है सूर्य कितने दिन में चक्कर लगा लेता है, 88 दिन में मात्र चक्कर लगा लेता है बुध, याद रखिएगा, ठीक है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा दोस्तों, बुध है। अगर हम बात करते हैं कि मंगल के कितने उपग्रह होते हैं, याद रखिएगा मंगल के 2 उपग्रह होते हैं। मंगल के कितने उपग्रह होते हैं, मंगल के कितने ग्रह, मंगल के कितने उपग्रह होते हैं, 2 होता है। कौन कौन सा, फोबोस, याद रखिएगा फोबोस और डिमोस, ठीक है। फोबोस और डिमोस जो है ये मंगल के 2 उपग्रह होते हैं, ठीक है। मंगल को क्या कहा जाता है दोस्तों, मंगल को खुद लाल ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मंगल के 2 उपग्रह होता है फोबोस और डिमोस। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह होता है दोस्तों बुध। बुध और शुक्र 2 ऐसे ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं होता है, ठीक है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, याद रखिएगा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा दोस्तों, चंद्रमा, याद रखिएगा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा। पृथ्वी को क्या कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 162 नंबर सवाल है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था। याद रखिएगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर को जन गण मन के रचयिता कौन है दोस्तों, तो जन गण मन के जो रचयिता है ये रविन्द्रनाथ टैगोर है। इनको जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था ये 1913 में दिया गया था। कब दिया गया था, 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और जन गण मन के रचयिता कौन है, जन, ठीक है, गण और मन, याद रखिएगा जन गण मन के जो रचयिता हैं ये कौन है दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, याद रखिएगा। और वंदे मातरम की रचयिता कौन है दोस्तों, वंदे मातरम की रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों आपके सामने 163 नंबर सवाल है कि मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न कब दिया गया था। याद रखिएगा कि मदर टेरेसा को जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था ये 1979 को दिया गया था। याद रखिएगा कि
कि 1979 को मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और भारत रत्न जो दिया गया था ये 1980 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1980 में भारत रत्न दिया गया था, और मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार 1979 को दिया गया था। अच्छा, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी दोस्तों? 1901 से हुई थी। याद रखिएगा ये भी कि 1901 से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, और भारत रत्न जो शुरुआत की गई थी ये कब किया गया था? 1954 को शुरू किया गया था। कब किया गया था? 1954 को भारत रत्न दिया जाने लगा था। उसके बाद नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से की गई थी? 1901 से की गई थी। और मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1979 को मिला था, और भारत रत्न कब मिला था? 1980 को मिला था। ठीक है, अगला 164 नंबर सवाल कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, भारत का जो नेपोलियन कहा जाता है ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। याद रखिएगा कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है किसको? तो भारत का जो नेपोलियन है किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 165 नंबर कि लोकमान्य, लोकनायक और पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? याद रखिएगा कि पंजाब केसरी को लाला लाजपत, याद रखिएगा लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय को कि क्या कहा जाता है? पंजाब केसरी कहा जाता है। याद रखिएगा लोकनायक जयप्रकाश नारायण को, याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है, और पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को, और लोकमान्य किसे कहा जाता है दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक को। याद रखिएगा कि बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता है? लोकमान्य कहा जाता है, और लोकनायक जयप्रकाश नारायण को, और पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी। ठीक है, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है, याद रखिएगा, और बाल गंगाधर तिलक को ठीक है क्या कहा जाता है? लोकमान्य कहा जाता है। अगला है दोस्तों 166 नंबर कि सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता किसे कहकर संबोधित किए थे? याद रखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता जो है ये महात्मा गांधी को कहे थे। किसे कहे थे? महात्मा गांधी। याद रखिएगा महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किए थे। याद रखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किए थे। अगर हम बात करते हैं कि सुभाष चंद्र बोस इनका जन्म कब हुआ था? तो 23 जनवरी 1897 में हुआ था। याद रखिएगा 23 जनवरी 1897 को कहां हुआ था? ये हुआ था दोस्तों उड़ीसा के कटक में हुआ था। कहां हुआ था? उड़ीसा के कटक में हुआ था। उड़ीसा के कटक। ठीक है, याद रखिएगा उड़ीसा के कटक में कहां हुआ था? इनका जन्म हुआ था। किनका? सुभाष चंद्र बोस का। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अगर हम बात करते हैं कि 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता किसे कहकर संबोधित किए थे? महात्मा गांधी को। चलिए अगला सवाल देखते हैं 167 नंबर कि आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, याद रखिएगा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ये आईसीसी का फुल फॉर्म होता है। आईसीसी का जो मुख्यालय स्थित है ये कहां स्थित है? सवाल क्या है कि आईसीसी का मुख्यालय कहां स्थित है? याद रखिएगा आईसीसी का जो मुख्यालय स्थित है ये दुबई में स्थित है। कहां स्थित दोस्तों? दुबई। अगर हम बात करते हैं कि आईसीसी का स्थापना कब हुआ था? आईसीसी का जो स्थापना हुआ था दोस्तों, इसका स्थापना कब हुआ था? ये 1909 में हुआ था। कब हुआ था? 1909 में आईसीसी का मुख्यालय है, आईसीसी का मुख्यालय दुबई में स्थित है, और आईसीसी का जो स्थापना हुआ था ये 1909 में हुआ था। अगर हम बात करते हैं कि आईसीसी का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? याद रखिएगा आईसीसी का जो वर्तमान में अध्यक्ष है कौन दोस्तों? मनु साहनी है। कौन है? मनु साहनी। याद रखिएगा कि मनु साहनी जो है ये वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष है। आईसीसी का स्थापना 1909 में हुआ था, और आईसीसी का जो मुख्यालय स्थित है ये कहां स्थित है? दुबई में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है 168 नंबर है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश कौन है? याद रखिएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है दोस्तों? तो सबसे बड़ा देश है रूस, और सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। भारत कितने नंबर पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से? 7वें नंबर पे आता है भारत, और जनसंख्या के मामले में भारत जो है अब 1 नंबर पे आ गया है, चीन को पछाड़ दिया। आपको ध्यान रखना है कि भारत जनसंख्या में यानी कि चीन को पीछे छोड़ दिया, भारत 1 नंबर पे आ गया है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है दोस्तों? याद रखिएगा दूसरा सबसे बड़ा देश है दोस्तों कनाडा। याद रखिए कनाडा जो है ये दूसरा सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश कौन सा है दोस्तों? रूस। 1 नंबर पे आता है कौन? रूस। याद रखिएगा रूस की 1 नंबर पे आता है। दूसरे नंबर पे कौन आता है? कनाडा। ठीक है, याद रखिए कौन आता है? कनाडा। तो सवाल क्या बोल रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? कनाडा है। ठीक है, कनाडा की राजधानी क्या है दोस्तों? कनाडा की जो राजधानी होता है
ये ओटावा होता है। क्या होता है? ओटावा जो ये कनाडा की राजधानी है। अगर हम बात करते हैं कि रूस की राजधानी क्या होता है? मॉस्को। याद रखिएगा, रूस की राजधानी मॉस्को होता है। रूस की जो मुद्रा होता है ये रूबल होता है। क्या होता है? रूबल। वर्तमान में रूस की जो राष्ट्रपति है वो व्लादिमीर पुतिन है, ये आपको ध्यान रखना है। रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा दोस्तों? कनाडा है। सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। और सबसे छोटा देश कौन सा है दोस्तों? वेटिकन सिटी। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पे आता है। कितवें नंबर पे? 7वें नंबर पे आता है भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है ये प्रथम स्थान पे आ गया भारत। याद रखिएगा, जनसंख्या दृष्टि से दूसरे नंबर पे कौन आ गया है? चीन जो है ये दूसरे नंबर पे आ गया जनसंख्या के मामले में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल 169 नंबर सवाल है कि किबुल लामजाओ नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? याद रखिएगा कि किबुल लामजाओ नेशनल पार्क ये मणिपुर में स्थित है। कहां से दोस्तों? मणिपुर। मणिपुर की राजधानी क्या है दोस्तों? इंफाल। अगर हम बात करते हैं कि मणिपुर में किबुल लामजाओ नेशनल पार्क स्थित है। अगर हम बात करते हैं कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान भी है, यानी कह सकते हैं कि किबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है ये भारत का एकमात्र ऐसा पार्क है जो तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जो कहां स्थित है? ये लोकटक झील में स्थित है। कहां स्थित है दोस्तों? लोकटक झील। याद रखिएगा, लोकटक झील। ठीक है, लोकटक झील में स्थित है ये। याद रखिएगा कौन सा? तो किबुल लामजाओ नेशनल पार्क भारत का एकमात्र ऐसा पार्क है जो तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है, ये कहां स्थित है? किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में। और किस झील पर स्थित है? तो लोकटक झील पर स्थित है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? याद रखिएगा 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, याद रखिएगा कि 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, योजना आयोग की जगह क्या कौन सा आयोग आ गया दोस्तों? नीति आयोग। इसका स्थापना कब हुआ है? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना हुआ है। ठीक है, नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 171 नंबर कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? याद रखिएगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो दोस्तों ये गुजरात में स्थित है। कहां स्थित है? गुजरात में। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? गुजरात। गुजरात उद्यान क्या दोस्तों? गांधीनगर। चलिए अगला सवाल देखते हैं 172 नंबर कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? याद रखिएगा कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है दोस्तों? चेनाब। ठीक है, याद रखिएगा कि चेनाब जो है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। आपको ध्यान रखना है, चेनाब जो है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगर हम बात करते हैं सिंधु नदी, सिंधु नदी कहां से निकलती है? सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक है, सिंधु नदी की जो लंबाई है दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, सिंधु नदी की जो लंबाई है ये कितना है? 2880 किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा सिंधु नदी की लंबाई कितना है? 2880 किलोमीटर। अगर हम बात करते हैं कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चेनाब है। और सिंधु नदी की लंबाई कितना है? 2880 किलोमीटर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर। सिंधु नदी कहां से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक है, ये कहां जाके गिरती है दोस्तों सिंधु नदी? तो ये अरब सागर में जाके गिरती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लिखते हैं 173 नंबर कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां स्थित है? याद रखिएगा कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय स्थित है द हेग में स्थित है। कहां स्थित है? द हेग में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। द हेग कहां स्थित है? स्विट्जरलैंड में स्थित है। याद रखिएगा स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड में किसका मुख्यालय स्थित है दोस्तों? यानी कि द हेग का जो मुख्यालय स्थित है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय स्थित है द हेग में स्थित है। और द हेग कहां पड़ता है? तो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल लिखते हैं 174 नंबर कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? याद रखिएगा कि लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। याद रखिएगा कि 15 लोकसभा का होता है। याद रखिएगा 15 लोकसभा का होता है। ठीक है, और जो बाकी बच गया 7 ये किसका होता है दोस्तों? राज्यसभा का होता है। याद रखिएगा कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं। याद रखिएगा 15 लोकसभा का होता है। ठीक है, 15 लोकसभा का और 7 किसका होता है? राज्यसभा का होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 175 नंबर सवाल। 175 नंबर सवाल है कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, FAO का फुल फॉर्म क्या होता है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां स्थित है? याद रखिएगा इटली की राजधानी रोम में। ठीक है, इटली की राजधानी जो रोम है, इटली की राजधानी रोम में क्या स्थित है दोस्तों? तो ये FAO का मुख्यालय स्थित है। अच्छा, रोम किस नदी किनारे स्थित है? तो रोम जो है ये टाइबर नदी के किनारे स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है कि रोम जो है टाइबर नदी। अगर बात करते हैं कि फ्रांस की राजधानी पेरिस जो है, ये पेरिस किस नदी किनारे स्थित है? तो पेरिस जो है ये सीन नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? सीन नदी के किनारे स्थित है पेरिस। ये आपको
ध्यान में रखना है, ठीक है। तो FAO का मुख्यालय कहां स्थित है? इटली की राजधानी रोम में FAO का मुख्यालय स्थित है, और रोम जो है ये टाइबर नदी के किनारे स्थित है। अगला है 176 नंबर कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा कि 22 अप्रैल को, याद रखिएगा कि 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को, ठीक है। याद रखिएगा कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है कि 22 अप्रैल को, ठीक है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? 22 मार्च को, ठीक है, 22 मार्च को क्या मनाया जाता है दोस्तों? 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है, जल दिवस 22 मार्च को, ठीक है। और 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, 22 मार्च को जल दिवस, ठीक है। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, 22 मई को, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, 177 नंबर सवाल कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? सवाल है कि हीरा का जो अपवर्तनांक होता है ये 2.42 होता है। क्या होता है दोस्तों? 2.42 ये हीरा का अपवर्तनांक होता है। अगला है 178 नंबर की गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाई जाती है? या देखिए कि गोबर गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH4 होता है दोस्तों। गोबर गैस में क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, मीथेन पाया जाता है गोबर गैस में। आपको ध्यान रखना है कि गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाई जाती है? मीथेन पाई जाती है। और गोबर गैस या फिर मीथेन गैस, याद रखिए इसका सूत्र क्या होता है? CH4 होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, 179 नंबर सवाल है कि जापान, ठीक है, जापान पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया था? याद रखिएगा कि 6 अगस्त 1945 को। याद रखिएगा दोस्तों कि 6 अगस्त यानी कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? आपको ध्यान रखना है कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था ये 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था। कब कहां तक हुआ था? 1914 से 1918 तक, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था, यानी कि 6 साल तक लड़ा गया था द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही जापान पर पहला परमाणु बम गिराया गया था। किसने गिराया था? अमेरिका ने गिराया था। कब गिराया था? 6 अगस्त 1945 को, ठीक है, याद रखिएगा। उसके 3 दिन के बाद फिर गिराया गया था। कब गिराया गया था? 9 अगस्त 1945 को, याद रखिएगा। पहला परमाणु कब कहां गिराया गया था? हिरोशिमा पर गिराया गया था, याद रखिएगा, हिरोशिमा, ठीक है। दूसरा परमाणु गिराया गया था नागासाकी पर गिराया गया था। कहां गिराया गया था? नागासाकी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहला परमाणु गिराया गया था, उसका क्या नाम था? लिटिल बॉय नाम था, याद रखिएगा, लिटिल बॉय। दूसरा परमाणु क्या नाम था दोस्तों? फैट मैन नाम था, फैट मैन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सवाल क्या है कि जापान पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर। बम का क्या नाम था? लिटिल बॉय, ठीक है। और दूसरा 9 अगस्त 1945 के नागासाकी पर फैट मैन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। किसने गिराया था? तो अमेरिका ने गिराया था। अगला 180 नंबर कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? याद रखिएगा, भील, ठीक है। भील जो है दोस्तों भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, 1 नंबर पे आता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या आता है दोस्तों? गोंड, गोंड दूसरे नंबर पे आता है, याद रखिएगा। और तीसरे नंबर जो आता है ये संथाल। कौन है दोस्तों? संथाल, ठीक है। संथाल जो ये तीसरे नंबर पर जनजाति है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है दोस्तों? तो भील जो है ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, 1 नंबर पे आता है। दूसरे नंबर पे आता है गोंड, और तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों संथाल। कौन आता है? संथाल जो है ये तीसरे नंबर पे आता है जनजाति। ये सब क्या है दोस्तों? भील, गोंड, संथाल जो है क्या है? जनजाति है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, 181 नंबर सवाल है कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो सवाल क्या है कि वायुमंडल में सबसे अधिक जो गैस पाई जाती है ये पाई जाती है दोस्तों नाइट्रोजन। क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन जो ये वायुमंडल में सबसे अधिक गैस पाई जाती है। कितना परसेंट? 78%। कितना परसेंट पाया जाता है? 78% पाया जाता है। आपको याद रखना है कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। कितना परसेंट? 78%। नाइट्रोजन का संकेत क्या होता है? N होता है। परमाणु संख्या कितनी होती है? 7 होती है, आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि कार्बन ऑक्सीजन कितना परसेंट पाया जाता है, तो ऑक्सीजन जो है ये 21% पाया जाता है। कितना परसेंट? ऑक्सीजन जो है कितना परसेंट पाया जाता है? 21%। अगर हम बात करते हैं CO2 कितना पाया जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, तो 0.03% पाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, ऑक्सीजन कितना परसेंट पाया जाता है वायुमंडल में? 21%, और नाइट्रोजन वायुमंडल कितना परसेंट पाया जाता है? 78% पाया जाता है, ठीक है। सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन। यूरिया खाद में नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है? तो यूरिया खाद में नाइट्रोजन जो है ये पाया जाता है 46%। कितना परसेंट? 46% पाया जाता है, ठीक है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। याद रखिएगा कि संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी ये 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। आपको ध्यान रखना है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अगला है 183 नंबर सवाल है कि संविधान सभा के
अस्थाई अध्यक्ष कौन बने थे? याद रखिएगा कि संविधान सभा के जो अस्थाई अध्यक्ष बने थे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर हम बात करते हैं कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन बने थे? अस्थाई अध्यक्ष जो बने थे, अस्थाई अध्यक्ष बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। याद रखिएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। याद रखिएगा सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये जो बने थे ये क्या बने थे? अस्थाई अध्यक्ष बने थे। कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थाई अध्यक्ष बने थे। और अस्थाई अध्यक्ष कौन बने थे दोस्तों? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्या बने थे? ये अस्थाई अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। आपको ध्यान रखना है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, अगला 184 नंबर सवाल है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा कि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, अम्बेडकर जो थे क्या था दोस्तों? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने थे। अगला है 185 नंबर सवाल कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? याद रखिएगा मंगल ग्रह को। याद रखिएगा कि मंगल ग्रह को, ठीक है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल के दो ग्रह होते हैं, कौन कौन सा? फोबोस और डिमोस। याद रखिएगा कि फोबोस और डिमोस जो है मंगल के दो उपग्रह होते हैं। कौन कौन सा? फोबोस और डिमोस। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को क्या कहा जाता है दोस्तों? पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि 71% पर क्या है दोस्तों? 71% पर क्या है? पानी ही पानी है। ठीक है, पृथ्वी पर 3 भाग में पानी और 1 भाग में क्या है? स्थल है। इसीलिए ऊपर से देखने के बाद पृथ्वी जो है नीला दिखाई देता है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है और मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला है गौतम बुद्ध सबसे पहला उपदेश कहां दिए थे? याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में। कहां दिए थे? सारनाथ में सबसे पहला उपदेश दिए थे। याद रखिएगा सबसे पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में। किस भाषा में दिए थे? तो पाली भाषा में दिए थे। याद रखिएगा किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में दिए थे। याद रखिएगा कि सबसे पहला उपदेश कहां दिए थे? सारनाथ में दिए थे। और सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिए थे? तो श्रावस्ती में। याद रखिएगा कि श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे और सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था दोस्तों? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था ये 563 ईसा पूर्व में हुआ था। याद रखिएगा कि 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, जन्म कहां हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहां पड़ता है? लुम्बिनी वर्तमान में नेपाल में पड़ता है। इनकी जो मृत्यु हुई थी ये 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कहां हुआ था? ये कुशीनगर में हुआ था। याद रखिएगा इनकी जो मृत्यु हुई थी कुशीनगर, जो कहां पड़ती है? उत्तर प्रदेश में पड़ती है। ठीक है, तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध सबसे पहला उपदेश कहां दिए थे? सारनाथ में दिए थे। किस भाषा में दिए थे? तो पाली भाषा में दिए थे। ठीक है, तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिए थे? तो श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति में कहां हुआ था? तो पीपल वृक्ष के नीचे गया, यानी कि फल्गु नदी किनारे। और पहले इसको क्या नाम से जाना जाता था? निरंजना नदी के नाम से जाना जाता था, फल्गु नदी को। ठीक है, वहीं पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसीलिए वो बुद्ध कहलाने लगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 187 नंबर सवाल है कि मोनाजाइट किसका अयस्क है दोस्तों? तो मोनाजाइट जो है ये थोरियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? थोरियम का अयस्क है मोनाजाइट। ये आपको ध्यान रखना है कि मोनाजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का। सूर्य में सबसे अधिक कौन सी गैस है? याद रखिएगा कि सूर्य जो है 2 तत्वों से मिलकर बना है, एक हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम। याद रखिएगा कि हाइड्रोजन कितना 1%? 71%। ठीक है, याद रखिएगा बाकी 26% जो है दोस्तों ये क्या है दोस्तों? हीलियम है। ठीक है, याद रखिएगा कि सूर्य 2 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, हाइड्रोजन कितना परसेंट? 71%। 26% क्या जाएगा दोस्तों? 26% हीलियम। बाकी जो है अन्य गैसें मिलकर बनी है। ठीक है, तो सूर्य जो क्या किससे काम करता है? नाभिकीय संलयन पे काम करता है सूर्य। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं कि 189 नंबर सवाल है कि राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किसने किया था? याद रखिएगा पिंगली वकैया। ठीक है, पिंगली वकैया। ठीक है, पिंगली वकैया क्या किए थे दोस्तों? पिंगली वकैया जो है ये राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किए थे। आपको ध्यान रखना है, ये राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किसने किया था? पिंगली वकैया ने किया था। अगला 190 नंबर सवाल है कि भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? तो भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला दोस्तों याद रखिएगा अरावली पर्वतमाला। याद रखिएगा कि अरावली पर्वतमाला। ठीक है, अरावली पर्वतमाला जो है ये भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला है। आपको ध्यान रखना है
कि अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला है, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। कहां से दोस्तों? राजस्थान में स्थित है। याद रखिएगा कि अरावली पर्वतमाला जो है ये राजस्थान में स्थित है। ये भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला है अरावली पर्वतमाला। ठीक है, अगला देखते हैं 191 नंबर सवाल कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड। याद रखिएगा कि ग्रीनलैंड जो है ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ये आपको ध्यान रखना है। ग्रीनलैंड ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, बिहार का स्थापना कब हुआ था? याद रखिएगा कि 22 मार्च 1912 को। याद रखिएगा 22 मार्च 1912 को बिहार का स्थापना हुआ था। बिहार का स्थापना कब हुआ था? 22 मार्च 1912 को। बिहार जो है ये बंगाल से अलग होकर एक राज्य बना था, जिसका स्थापना कब हुआ था? 22 मार्च 1912 को। इसलिए 22 मार्च को बिहार दिवस और 22 मार्च को जल दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, 193 नंबर सवाल है कि उड़ीसा का स्थापना कब हुआ था? याद रखिएगा उड़ीसा को जो स्थापना हुआ था, याद रखना है कि 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। याद रखिएगा 1 अप्रैल 1936 को, 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा का स्थापना हुआ था। ठीक है, याद रखना है कि उड़ीसा का पुराना नाम क्या है दोस्तों? तो उड़ीसा का जो पुराना नाम है ये कलिंग है। क्या है? कलिंग जो है ये उड़ीसा का पुराना नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री है वो नवीन पटनायक है। हीराकुंड बांध जो महानदी पर स्थित है ये भी उड़ीसा में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध जो उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, आपको याद रखना है। कोणार्क मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, लिंगराज मंदिर ये भी उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, सबसे बड़े खारे पानी का झील चिल्का झील ये भी उड़ीसा में स्थित है। भितरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क ये भी कहां स्थित है? ये भी उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, सबसे बड़े खारे पानी का झील चिल्का झील ये भी उड़ीसा में स्थित है। याद रखिएगा कि उड़ीसा का जो स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। अगला 194 नंबर सवाल है कि जनरल डायर की हत्या किसने की थी? याद रखिएगा कि जनरल डायर की जो हत्या किया था उधम सिंह ने किया था। किसने किया था? उधम सिंह। याद रखिएगा कि उधम सिंह ने 1940 में, याद रखिएगा कि उधम सिंह ने 1940 में लंदन जाकर जनरल डायर की हत्या की। जनरल डायर कौन था दोस्तों? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल डायर ने दिया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 195 नंबर सवाल। 195 नंबर सवाल है कि गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गांधी जी जो है कि गोपाल कृष्ण गोखले को। याद रखिएगा कि गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले को। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। किसको? गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अगला है 196 नंबर, केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? तो केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। कहां होता है? जम्मू कश्मीर में। याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर में केसर का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। आपको ध्यान रखना है कि केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है दोस्तों? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर क्या है दोस्तों? एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये आपको ध्यान रखना है कि भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है दोस्तों 197 नंबर कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है दोस्तों? कौन थे? जीवी मावलंकर। याद रखिएगा जीवी, ठीक है, जीवी मावलंकर जो थे, जीवी मावलंकर जो थे दोस्तों, मावलंकर क्या थे? ये प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला है बंगाल विभाजन कब और किसने किया था? याद रखिएगा कि बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ था दोस्तों? 16 अक्टूबर 1905 को। याद रखिएगा कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। ठीक है, किसने किया था बंगाल विभाजन? यानी किसके शासनकाल में हुआ था बंगाल विभाजन? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। याद रखिएगा कि लॉर्ड कर्जन, ठीक है, लॉर्ड कर्जन शासनकाल में बंगाल विभाजन हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सवाल है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? ये 16 अक्टूबर 1905 में हुआ था। ठीक है, किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल विभाजन हुआ था। अच्छा, बंगाल विभाजन रद्द कब किया गया था? तो बंगाल विभाजन रद्द किया गया था ये 1911 में किया गया था। कब किया गया था? 1911 में। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। याद रखिएगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ठीक है, याद रखिएगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द किया गया था। अगला दोस्तों 199 नंबर सवाल है कि कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? याद रखिएगा कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश, ठीक है, एपी यानी कि आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है कुचिपुड़ी। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है 200 नंबर सवाल है कि डेनमार्क की राजधानी क्या है दोस्तों? तो डेनमार्क की जो राजधानी है कोपनहेगन है। क्या है? कोपनहेगन। याद रखिएगा कोपनहेगन जो है दोस्तों ये डेनमार्क की राजधानी है। ठीक है, और आज का लास्ट सवाल है 201 नंबर सवाल। 201 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने कि खजुराहो का जो मंदिर है ये कहाँ स्थित है? याद रखिएगा खजुराहो का जो मंदिर स्थित है ये दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में खजुराहो का मंदिर स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चंदेल शासकों के द्वारा बनाया गया था खजुराहो का मंदिर। खजुराहो का मंदिर कहां स्थित है? मध्य प्रदेश में।
सबसे ज्यादा बाघ कहाँ पाया जाता है दोस्तों? सबसे ज्यादा बाघ जो है मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और सबसे ज्यादा जंगल कहाँ है दोस्तों, यानी सबसे ज्यादा वन कहाँ है, ये भी मध्य प्रदेश में। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। तो ये था आज का डिस्कशन क्लास, ठीक है दोस्तों। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।